Hello students, welcome back to Prepon. Let us discuss the current issues of August 8 to August 15. आप लोगों को 15 अगस्त का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज के क्वेश्चंस हैं जो हम हर संडे को करते हैं, चलिए आज उन्हें करते हैं। सर्टेन इम्पोर्टेंट इश्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर power plant of 100 megawatt capacity is coming up at Ramagundam, Telangana. Solar power plant but floating, रिजर्वायर में वाटर में फ्लोटिंग। ये कहाँ आ रहा है? पहला रामागुंडम तेलंगाना में आ रहा है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी का और आईएसए का। दूसरा स्टेटमेंट। थर्ड इज such units conserve water through reduction in evaporation and increased generation due to cooling effect. जब वाटर पावर प्लांट बनाते हैं, फ्लोटिंग पावर प्लांट, तो ये वाटर का एवेपोरेशन रोकते हैं और जनरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि नीचे से कूलिंग इफेक्ट आता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। यस, इट इज coming up at Ramagundam, Telangana. It is developed by NTPC. ISA is not part of it, and it is correct. Yes, it prevents evaporation of water and also gives cooling effect. And because of this cooling effect, there is what? There is generation of more electricity, of power, electricity generation. So 1 and 3 are correct. C is the answer. Next, देखिए, it is being set up by NTPC alone. NTPC has become India's first energy company to declare its energy compact goal as part of United Nations high-level dialogue on energy and looking to install 60 gigawatt renewable energy by 2032. ये छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी तरीके से आ जाते हैं, किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं. That's why these questions are framed. The National Vehicle Scrappage Policy is based on the concept of, ये जो नई पॉलिसी अनवील की है प्रधानमंत्री ने, it is based on the concept of what? Circular economy, environmental safety only, self-reliant economy और resisting import of used foreign vehicles in India. बहुत सारी cheap foreign vehicles जो used होती हैं वो इंडियंस मंगा लेते हैं, जबकि वो क्योंकि यूज्ड होती है तो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, बाद में वो जंक बन जाती हैं जो अदरवाइज इकोनॉमी को, हालात इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को प्रॉब्लम पहुंचाती हैं. ये या इससे सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी डेवलप होगी, या इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए है, या सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है. एज यू नो, यस्टरडे, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको इसका डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हम जानते हैं बचपन में कि मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. वेस्ट, जो सामान बचा है उससे वेस्ट कम से कम हो. जैसे कि हम कपड़ों से थैले बना लेते हैं, या प्लास्टिक की बॉटल से आर्टिफैक्ट्स बना लेते हैं, या कुछ भी जो चीज़ वेस्ट जा रही होती है उससे कुछ ना कुछ यूजेबल बना लेते हैं ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो. तो सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है कि वेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकाल लो ताकि वो रीयूज हो जाए. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. तो दिस गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनवील की है 13 अगस्त को 2021 को, दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. यू कैन व्यू द वीडियो, प्रेपॉन पे मिल जाएगा, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. इसके जो हम फॉलो करते हैं वो करते हैं टेक मेक वेस्ट. लिया, इस्तेमाल किया, वेस्ट बना दिया. इसमें क्या होता है? रीयूज, रिसाइकिल और रिकवरी. रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं. तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये सारे क्वेश्चंस हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह अखबारों से हैं. मिंट, उसमें भी अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं. 2022 से देयर विल बी अ कॉमन सर्वे फॉर काउंटिंग एलिफेंट्स एंड टाइगर्स फ्रॉम 2022. ये अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने. बोथ, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बोथ शेयर द कॉमन हैबिटेट. तो यस, बोथ आर करेक्ट. अभी क्या होता है, दोनों के काउंटिंग अलग अलग होती है. टाइगर्स की 4 ईयर्स में होती है, एलिफेंट्स की 5 ईयर्स में होती है. क्योंकि 90% हैबिटेट दोनों का कॉमन होता है, इसलिए ये जो है कॉमन किया जाएगा ताकि प्रॉब्लम्स भी दोनों की एक सी हैं और सिमिलर ग्राउंड पे किया जाएगा. और चूंकि हैबिटेट
90% एक सा है, तो ये जल्दी हो जाएगा और मैन पावर भी कम लगेगी। सो बोथ आर करेक्ट, सी इज द आंसर। इसमें लेपर्ड भी शामिल है, लेपर्ड, एलिफेंट एंड टाइगर, साथ में इनका सर्वे किया जाएगा 2022 से या दिसंबर 2021 से। द फ्रेज 3+1 रिफर्स टू, अखबार में आता रहता है 3+1 रिफर्स टू व्हाट? रशिया, चाइना एंड ईरान प्लस पाकिस्तान और अफगान इशू, क्योंकि अफगानिस्तान में सभी का स्टेक हो सकता है, रशिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का तो है ही, ईरान भी यहाँ से मिला हुआ है और चाइना भी इधर से है, तो सभी का हो सकता है। ये इसको कहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए प्लस जापान जो क्वाड है ऑन इंडो पैसिफिक एक्सेस, इंडो पैसिफिक में जो क्वाड बन रहा है वो भी 3+1 है, या वियतनाम, फिलीपींस, जापान प्लस यूएसए ऑन साउथ चाइना सी इशू है, या नन ऑफ द अबव है। तो ऑब्वियसली ये फ्रेज अखबार में आया है 1-2 बार। इट इज नॉट यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस फॉरेन डेवलपमेंट, इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और एक पब्लिक सेक्टर, दैट इज रिलायंस, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया प्लस बीएसएनएल। इन मतलब 3 हो गई प्राइवेट सेक्टर की और एक हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की बीएसएनएल। इन चारों को मिलाकर कहते हैं 3+1, ऐसा इनको रेफर किया जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी सही नहीं है। द टर्म ड्यूओपॉली रिमेन्स इन न्यूज दीज डेज, आजकल अखबार में ये ज्यादा आता रहता है। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, अदरवाइज भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट रिफर्स टू व्हाट? डोमिनेंस ऑफ यूएस चाइना इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, dominance of Reliance and Airtel after exit of Vodafone Idea in the telecom sector, importance of China and Pakistan Afghan issue, or none of the above. So duopoly जर्नल है, लेकिन जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अखबार में अक्सर इसे पढ़ लेते हैं हम, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ Reliance and Airtel आफ्टर द यू कैन से इमिनेंट एग्जिट ऑफ वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के हालात बहुत ज़्यादा खराब है, अगर ये एग्जिट कर जाएगी कंपनी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि सरकार इसको खरीद ले, जो कुमार मंगलम बिरला कह रहे हैं शेयर खरीद ले, तो ऐसे में फिर 2 कंपनियों की मोनोपोली हो जाए, डुओपोली हो जाएगी, दैट इज रिलायंस एंड एयरटेल। उस कंटेक्स्ट में ये डुओपोली कंटेक्स्ट पिछले 20-25 दिन से अखबार में आया करता है, तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग ये है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज शैल बी एस्टेब्लिश्ड एट द्वारका, ये इंस्टीट्यूट आ रहा है द्वारका में है। द्वारका मतलब द्वारका जो गुजरात में है, दिल्ली नहीं, धौलावीरा, महाबलीपुरम या नोएडा, कहाँ पर ये आएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट इज एट नोएडा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप दिस इंस्टीट्यूट एट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ये बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी देगा। दिस विल इम्पैक्ट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड रिलेटेड टू रिच इंडियन हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विल बी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी दैट विल फोकस ऑन द कंजर्वेशन रिसर्च इन द research of tangible heritage while offering research, R&D, dissemination of knowledge। तो यहाँ तक कल्चर हेरिटेज की बात है, इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जिसमें कल्चर स्पेसिफिक रिसर्चेज वगैरह के कोर्सेज वगैरह भी दिए जाएंगे। इट इज कमिंग अप एट नोएडा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अलाउ रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द लॉज अमेंडेड लेटर। संविधान अलाउ करता है कि जो पुराने बने हुए लॉज हैं उन्हें हम आज चेंज कर दें, कोई भी लॉ है उसे हम आज चेंज कर दें और पिछली तारीख से लागू कर दें, ऐसा संविधान अलाउ करता है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी कल, तो अब ये जो बिल था ये एक्ट बन गया है। अलाउज अनकंडीशनल नलिफाइंग ऑफ ऑल टैक्स डिमांड्स रेज्ड ऑन सम कंपनीज ऑन ट्रांजैक्शन बिफोर May 2012। ये क्वेश्चन जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के संदर्भ में है। जो वोडाफोन है, केयर एनर्जी की जो कंपनीज हैं, तो संविधान अलाउ तो करता है, संविधान अलाउ करता है कि कुछ कानून पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं, बट ये सिविल कानून में ऐसा है, सिविल लॉज में ऐसा है कि सिविल लॉज को हम आज चेंज करें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम सरकार 2012 में चेंज कर सकती है और जो चेंज है उसे 1961 से लागू कर सकती है। तो सिविल कानून के कंटेक्स्ट में रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट अलाउड है, बट क्रिमिनल केसेस के कंटेक्स्ट में अलाउड नहीं है। तो ऑल लॉज नहीं, ये गलत है, ऑल लॉज नहीं, ओनली सिविल लॉज। ओनली फॉर सिविल लॉज आर्टिकल 20 अलाउज, आर्टिकल 20 अलाउ करता है कि देयर कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉज
विच आर अमेंडेड टुडे, आज कानून में चेंज ले आए और ये कह दे कि ये कल से लागू होगा, ये सिविल लॉज में अलाउड है लेकिन क्रिमिनल लॉ में अलाउड नहीं है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, उसमें बच्चों को फांसी नहीं दे सकते थे, लेकिन जो दिल्ली में केस हुआ था 2012 में रेप केस, उसमें एक बच्चा था वो निकल गया था, क्योंकि बाद में कानून चेंज हो गया। मतलब अगर क्रिमिनल कानून भी पिछली तारीख से लागू हो सकता होता तो उस बच्चे को भी, क्योंकि अब तो क्रिमिनल कानून कहता है कि 16 से 18 साल के बच्चे ने अगर क्राइम किया, हीनस क्राइम किया है तो उसको फांसी तक हो सकती है, लेकिन उस समय नहीं कहता था। तो इसलिए सभी लॉज के लिए ये रेट्रोस्पेक्टिव एनफोर्समेंट अलाउड नहीं है, ओनली फॉर सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज आज चेंज होंगे तो आज के बाद ही लागू होंगे, आज से पहले लागू नहीं हो सकते। द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 अलाउज अनकंडीशनल नलीफाइंग। तो इसने अनकंडीशनल नलीफाइंग नहीं बोला है, इसने बोला है कि अगर जितनी भी कंपनियां हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के क्लॉज में आई हैं, उनका टैक्स तभी माफ होगा जब वो अपने मुकदमे और कोर्टों से वापस ले लेंगी। अगर वो हमको डिक्लेरेशन ये दे देंगे कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, तो फिर ये एक्ट अप्लाई होगा। अनकंडीशनल एप्लीकेशन नहीं है, कंडीशनल है। आप अपने मुकदमे वापस लीजिए, तब सरकार अप्लाई करेगी इसको और आपके टैक्सेस वापस करेगी और माफ कर देगी। मई 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो अमेंडमेंट था वो लागू हो गया था, चेंज किया गया था, इसलिए 28 मई 2012 से पहले कि जितने भी केसेस है उन पे लागू हुआ था जो चेंज हो रहा है। तो इट इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज कंडीशनल। तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, बी इज द आंसर। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो कि अनाउंस किया आज प्रधानमंत्री ने, एज पर उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एज पर वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, combusting 1 kilo of hydrogen releases 3 times more energy than a kilo of gasoline and produces only water। हाइड्रोजन को बर्न करके जो हम एनर्जी बनाते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है एज कम्पेयर टू 1 किलो ऑफ गैसोलीन, और जो आउटपुट आता है वो सिर्फ पानी होता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका आउटकम पानी होता है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन है, अगर ब्लू हाइड्रोजन है या ग्रे हाइड्रोजन है तो पानी नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन भी होता है। सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन ऑब्लिगेशन GHGO इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि आने वाले समय में हम पेट्रोलियम कंपनी को, रिफाइनिंग कंपनी को, फर्टिलाइजर कंपनी पे कंपल्शन लगाएंगे कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन इतने हिस्से, इतना परसेंटेज में इस्तेमाल करनी होगी, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बनता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों पे लगा रखा है कि आपको इतनी रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी, ऐसे ही इस पे भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। लाइक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, RPOs require electricity distribution companies to buy a fixed amount of renewable energy to cut reliance on fossil fuels। ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का ऑब्लिगेशन भी पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर कंपनी पर लगाया जा सकता है। Thol Vadhwana from Gujarat and Sultanpur Bindawaz from Haryana are new sites from India to have been recognized under 1971 Ramsar Convention on Wetlands। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा, इज अ नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड। सेकंड स्टेटमेंट, विद 8 wetlands now, Gujarat has the highest number of sites that have received the tag of Ramsar under convention। तो पहला स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्डली सही है, अभी 2-3 दिन पहले ही ये चारों साइट्स रामसर कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज हो गई हैं। रामसर ईरान में एक शहर है जहाँ 1971 में ये कन्वेंशन बना था देशों के बीच में, इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है कि हम वेटलैंड्स का रख रखाव करेंगे, कंजर्व उन्हें करेंगे। तो ये सही है, रामसर इज ए सिटी इन ईरान, बिल्कुल सही, 1975 में लागू हुआ था। जो बंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, ये लार्जेस्ट तो है लेकिन ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। इट इज ए मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड, इट इज नॉट नेचुरल, तो ये गलत हो जाता है। और थर्ड भी गलत है क्योंकि 8 वेटलैंड यूपी में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया आर इन यूपी, नॉट इन गुजरात। गुजरात में 4 है, अभी जो 2 ऐड हो गई तो 4 हो गई है, तो थर्ड भी गलत है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, पहला करेक्ट है। दिस इज ह्यूमन मेड वेटलैंड, यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड, ये वेटलैंड से वेस्टलैंड नहीं है। वेटलैंड्स प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज फूड, वाटर, फाइबर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज,
वाटर प्योरिफिकेशन, फूड मॉडरेशन, इरोजन कंट्रोल एंड क्लाइमेट। तो वेटलैंड कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट एज ए होल। पानी भी इससे रिचार्ज हो जाता है, फूड भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, वेजिटेशन भी मिलती है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी लोकेटेड। अभी जून 2021 में भारत सरकार ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का काम शुरू किया है। कहाँ पर? कोची में, केरल में, गुजरात के लोथल में, ट्यूटिकोरिन में या दमन में। तो इट इज़ इन लोथल। लोथल विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जहाँ पर डॉकयार्ड मिला है, एक गोदीबाड़ा मिला है। ऐसा स्ट्रक्चर शायद ये गोदीबाड़ा या पानी के जहाज़ों को हार्बर करने के काम आता होगा। लोथल इन गुजरात, तो इट इज़ इन गुजरात, लोथल वहाँ बनने जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इज टू बी डेवलप्ड इन द विसिनिटी ऑफ ASI साइट ऑफ लोथल, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर। NHMC would be developed as an international tourist destination where the maritime heritage of India from ancient to modern times would be showcased। और एक education plus entertainment approach using the latest technology would be adopted to। भारत की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। म्यूजियम चालू हो गया है, बट इट विल बी डेवलप्ड एज ए वेरी वेरी बिग साइट। So these are certain questions which I found important from the newspaper। बहुत सारे बन सकते हैं, ये कुछ highlighted questions मैंने लिए हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट।